टर्नोपिल या इवानो वालों के बच्चों के साथ छुप कर हम एंट्री किए थे। मैं खुद तीसरे दिन रात को छुप कर 12-1 बजे रात को मैंने एंट्री लिया है इवानो वाले के साथ में, क्योंकि हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं देखा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं 24 को रात में 11 बजे पहुँचा और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया 28 तारीख को। अब आप बताओ कि अगर मैं ईज़िली पार कर सकता तो 3 दिन वहाँ क्या कर रहा था मैं। हमें भी धक्का दिया गया, हमें भी हमारे सामने फायरिंग हुई, हमें भी हमारे मित्र जो थे उन लोगों के साथ भी यही हुआ। तो वहाँ पे जब वो एंट्री हो रही थी तो 4 नाइजीरियन एंट्री कर रहे थे तो 1 इंडियन जा रहा था। ऐसा स्थिति था, क्योंकि वो इंडियन को चाह ही नहीं रहे थे कि वो बॉर्डर क्रॉस करे। जब हम बोल रहे थे तो अगर हम बोले कि हमें क्रॉस करने दीजिए तो सुनते नहीं थे, तुरंत गेट क्लोज कर देते थे। उन्होंने गेट और थोड़ा हिलाया, चिल्लाया, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने उस समय फायरिंग किया, फायरिंग करके और बच्चों को धक्के देकर, लड़कियों को भी, लड़कों को ये डिफाइन नहीं किया कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, सबको धक्के दिया, किसी को थोड़ा पीटा भी और फायरिंग करके गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके पूरी रात गेट बंद, पूरे दिन गेट बंद। आर्मी लोग थे, उनका बिहेवियर देख के हम थोड़ा ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वो इंडियन बच्चों के साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे। इंडियन बच्चे अगर बोलते थे अंदर हमें बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए तो हमारी कुछ भी नहीं सुनते थे। 8 घंटे 10 घंटे लाइन में लगा कर रखते थे। अगर फिर हम बोले कि सर 10 घंटे से खड़े हैं, हमें जाने दो, तो गुस्सा करते थे, धक्के देते थे, फायरिंग करने लगते थे। अगर आप कुछ भी बोलिएगा तो एयर फायरिंग करने लगते थे। यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं और हमारे देश से बहुत से बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए थे, वो धीरे धीरे सकुशल लौट रहे हैं। तो वतन लौट के आए हैं। हमारे साथ बोकारो के एक युवक हैं जो वतन लौट कर चले आए हैं। कैसा माहौल है वहाँ का? वहाँ तो सबको पता है युद्ध चल रहा है। तो युद्ध में वहाँ पहले ये नहीं देखा जाता है कि आप वहाँ के हैं कि यहाँ के हैं। जैसे भी हाल में आपने सुना भी होगा कि इंडियन 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। तो ये सब जब हम वहाँ थे तभी एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी शायद। तो उसको लेकर थोड़ा ज़्यादा हम लोग डर गए थे कि अगर वहाँ बॉर्डर, जैसे हम बॉर्डर पे पहुँचे, विनित्सिया में मैं रहता हूँ, विनित्सिया से हम लोग बस से बॉर्डर गए। तो बॉर्डर पे जो वहाँ के आर्मी लोग थे उनका बिहेवियर देख के हम थोड़ा ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वो इंडियन बच्चों के साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे। इंडियन बच्चे अगर बोलते थे अंदर हमें बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए तो हमारी कुछ भी नहीं सुनते थे। 8 घंटे 10 घंटे लाइन में लगा कर रखते थे। अगर फिर हम बोले कि सर 10 घंटे से खड़े हैं, हमें जाने दो, तो गुस्सा करते थे, धक्के देते थे, फायरिंग करने लगते थे। अगर आप कुछ भी बोलिएगा तो एयर फायरिंग करने लगते थे। और ये सब करके, और वो पूरे, अगर मान लीजिए बोले हैं कि 10 घंटे बाद खोलेंगे तो 10 बच्चे 5 बच्चे जितना उनकी मर्जी हो 2 बच्चों को एंट्री कराते थे, फिर बोल देते थे बॉर्डर क्लोज। अब अगले दिन बॉर्डर खुलेगी या 4 घंटे के बाद, उनके ऊपर डिपेंड करता था। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत थी गवर्नमेंट की, एम्बेसी की, या फिर किसी अपने बंदे की जो हमें हेल्प करे। क्योंकि क्या है ना, हम अभी नए गए हैं, उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती है। दूसरी बात, वहाँ पे वो पहले हमारी सुनती नहीं थे, और दूसरा उनकी लैंग्वेज बैरियर थी। वो कुछ भी बोलते थे हम समझ नहीं पाते थे, और हम जो बोलते थे उन्हें यूक्रेन में किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, उन्हें सबको इंग्लिश नहीं आती है। वहाँ बहुत लिमिटेड लोग हैं जिन्हें इंग्लिश, जैसे हमारे टीचर्स हैं उन लोगों को इंग्लिश आती है, सबको इंग्लिश नहीं आती है। तो लैंग्वेज बैरियर था, प्लस उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि वो इंडियन बच्चों को जाने ही नहीं देते थे। हम 23 तारीख को चले, 24 को चले थे, रात को 11 बजे पहुँचे थे। 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमें एंट्री नहीं मिला। फिर थोड़ा नोक झोंक हुआ, कुछ बच्चों ने गेट और थोड़ा हिलाया, चिल्लाया, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने उस समय फायरिंग किया, फायरिंग करके और बच्चों को धक्के देकर, लड़कियों को भी, लड़कों को ये डिफाइन नहीं किया कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, सबको धक्के दिया, किसी को थोड़ा पीटा भी और फायरिंग करके गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके पूरी रात गेट बंद, पूरे दिन गेट बंद। शाम बॉर्डर पे शाम को फिर एक उसके 3 गेट थी यूक्रेनियन का, जहाँ से हम एंट्री ले थे उसकी 3 गेट थी। तो एक सबसे एक साइड बीच में, लेफ़्ट राइट, और एक बीच में था। तो लेफ़्ट वाले बॉर्डर पे, गेट पे नाइजीरियन को एंट्री मिल रही थी। तो नाइजीरियन थोड़े कम थे, होंगे 40-50, और इंडियन जब देखे तो इंडियन भी लाइन्स वहाँ लगाए।
तो वहाँ पे जब वो एंट्री हो रही थी तो 4 नाइजीरियन एंट्री कर रहे थे तो 1 इंडियन जा रहा था। ऐसा स्थिति था क्योंकि वो इंडियन को चाह ही नहीं रहे थे कि वो बॉर्डर क्रॉस करे। जब हम बोल रहे थे तो अगर हम बोले कि हमें क्रॉस करने दीजिए तो सुनते नहीं थे, तुरंत गेट क्लोज कर देते थे। ये देखा जा रहा है कि जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि इंडियन बच्चे हैं उनको रोका नहीं जा रहा, उनकी गाड़ी को आसानी से पार किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि माहौल उल्टा था, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए थोड़ा सा। ये मैं देखा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं 24 को रात में 11 बजे पहुँचा और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया 28 तारीख को। अब आप बताओ कि अगर मैं ईज़िली पार कर सकता तो 3 दिन वहाँ क्या कर रहा था मैं। हमें भी धक्का दिया गया, हमें भी हमारे सामने फायरिंग हुई, हमें भी हमारे मित्र जो थे उन लोगों के साथ भी यही हुआ। वहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि पहले एम्बेसी, आपको पता है एम्बेसी नहीं थी। दूसरा कोई एजेंट भी होता जो थोड़ा हेल्प कर सकता था। जैसे वहाँ पे एक एजेंट थे, उनका नाम शायद कोई मंसूर ऐसे कुछ नाम था। वो दो कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव थे, टर्नोपिल और इवानो दो के थे। तो वो उन्होंने जब आया उन्होंने सिर्फ टर्नोपिल और इवानो के बच्चों को निकालना शुरू किया और आए और टर्नोपिल और इवानो के बच्चों को जो आर्मी वाले थे नॉर्मल जाने देने लगे। लेकिन हमारे कॉलेज के ना एम्बेसी थी ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो हम 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 बच्चे गए होंगे, वो भी छुप कर। टर्नोपिल या इवानो वालों के बच्चों के साथ छुप कर हम एंट्री किए थे। मैं खुद तीसरे दिन रात को छुप कर 12-1 बजे रात को मैंने एंट्री लिया है इवानो वाले के साथ में, क्योंकि हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, वहाँ पे कैसा माहौल था, डर का कैसा माहौल था कि आप वहाँ फंसे हुए हैं, बगल में बिल्डिंगें गिर रही हैं, बगल में गोलीबारी हो रहा है, वहाँ के हवाई यान उड़ रहे हैं? जैसे हम जब विनित्सिया में थे तो 23 तारीख को हमें एक अर्जेंटली मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें सारे हॉस्टल के जितने बच्चे थे उनको बुलाया गया। बुलाकर और एक नोटिस पढ़ा गया और बताया गया कि विनित्सिया भी अब डेंजर जोन में है। तो अब हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, बाहर जाने से बचना होगा। थोड़ा अगर सायरन बजे तो हमें उठकर बंकर में छिपना होगा। तो पहला सायरन जो बजा था विनित्सिया में वो 3 बजे रात, 3 और 3:30 के बीच में पहला सायरन बजा था। और उस दिन 3 सायरन बजा तो हम पहले दिन सबसे ज़्यादा डर गए, क्योंकि रात को 3 बजे कोई नीचे वाले जो गार्ड लोग होते हैं हॉस्टल में आकर ज़ोर ज़ोर से गेट पीट कर और सबको लेकर नीचे अंडरग्राउंड गए। वहाँ गए तो वहाँ सारे डरे हुए थे 3 बजे भोर में, और फाइटर वाइटर की आवाज़ आ रही थी तभी सायरन बजता था। तो उस समय थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा डरे हुए थे। और फिर न्यूज़ में दिखा रहे थे कि यूक्रेन में कीव में उसने अटैक भी कर चुका है, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तो थोड़ा ज़्यादा उस समय हम लोग डरे हुए थे। जब हालात ठीक हो जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगा, तो क्या फिर आप जाएंगे पढ़ने के लिए? जी, क्योंकि हमारी एजुकेशन अधूरी है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग सब कुछ कॉलेज में है और सब नॉर्मल होगा। और हम प्रे भी करेंगे कि जल्दी नॉर्मल हो और हम जल्दी जाएं, क्योंकि हमारी एजुकेशन छूट रही है। तो हम यही प्रे करते हैं रोज़ कि जल्दी सब ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, अगर ये व्यवस्था सब कुछ ठीक हो जाता है, युद्ध थम जाता है, तो ये मानवता के लिए भी अच्छा है। अब मानवता बचा रहेगा तो हम शिक्षित भी होते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आप हमारा बोकारो के पन्ने पर हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर हैं, लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बने रहे हमारे साथ।